हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का भूगोल का लेसन 1, जो कि चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विज्ञान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं संसाधन किसे कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रयोग की जाती है वह एक संसाधन है। जैसे हम बात करेंगे कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल की आवश्यकता होती है, तो पेट्रोल एक क्या हो जाएगी, संसाधन हो जाएगी। कोयला का उपयोग हम औद्योगिकरण के लिए करते हैं, जिससे कोई वस्तु के निर्माण कर हम उसका उपयोग करते हैं, तो कोयला भी क्या हो जाएगा, एक संसाधन। इस प्रकार से वो सारी वस्तुएं जिनका हम अपने ज़रूरत के लिए उपयोग करते हुए संसाधन कहलाएंगे। अब समझते हैं संसाधन के प्रकार। पहले समझते उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं, जैव संसाधन और जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होते हैं? इन संसाधनों की प्राप्ति जीव से होती है, जैसे वनस्पति हो गया, पशु हो गया। तो ऐसे संसाधन जो जीव से प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे, जैव संसाधन। और जैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं इत्यादि। ये सारी वस्तुएं जो जैव हैं, निर्जीव वस्तु से बने होते हैं। जैव संसाधन निर्जीव वस्तु से बने होते हैं, जैव संसाधन जीवों से प्राप्त होती है। जीव से प्राप्त होती है जैव, और जैव निर्जीव वस्तु से। चलिए अब समझते हैं। स्वायत्तता के आधार पर संसाधन दो प्रकार की होती है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये क्या होते हैं? नवीकरणीय वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा दोबारा बनाया जा सकता है, और नवीकरणीय जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो दोनों समझ गए, मतलब जिसके निर्माण में लंबे समय लगता है जीवाश्म ईंधन इसके उदाहरण होते हैं। ये संसाधन एक प्रयोग के बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल वगैरह। एक बार अगर उपयोग करें इसका तो ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये संसाधन ऐसे हैं कि इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, प्रकार रख सकते हैं। तो ऐसे संसाधन होते हैं। अब समझते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन भी स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के, जैसे व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन। व्यक्तिगत वे हैं जो निजी व्यक्ति के स्वामित्व होते हैं। तो व्यक्तिगत मतलब स्वयं निजी किसी व्यक्ति का खास होता है। वे किसानों के पास सरकार द्वारा दी गई भूमि है, बदले में वे लगान चुकाते हैं। शहरों में लोग भूमि, घर एवं अन्य जायदाद के मालिक। सामुदायिक जो पूरे समूह के लिए होते हैं, जो समूह के लिए, समुदाय के लिए उपलब्ध होती है, जैसे शमशान भूमि, तालाब। राष्ट्रीय संसाधन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्या है। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिस पर देश की सरकार का स्वामित्व होता है। देश की सरकार का स्वामित्व होता है, देश की सरकार को अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधन पर अधिग्रहण कर सकते हैं, जैसे सौर, खनिज, जल संसाधन, वन, रेल आदि। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन होते हैं जिनका निर्माण एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, जो तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पे पड़े महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। इस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, जो 200 समुद्री मील की दूरी में पड़े महासागरीय संसाधनों पर हो। अब सोते विकास के स्तर पर संसाधन के प्रकार, ये भी चार प्रकार के हैं। पहला संभावित संसाधन, वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं पर इनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे भारत के पश्चिम भाग, राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा संसाधनों की बहुत संभावना है, पर उनका उपयोग नहीं किया गया। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और इनके उपयोग की मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, मतलब विकसित हुए, फैल चुकी है, यह इसका उपयोग अधिक से अधिक किया जा सकता है। तो ऐसे संसाधन विकसित संसाधन होते हैं। भंडार संसाधन, पर्यावरण में उपनद में वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में ये पहुंच से बाहर है, उसे हम कहेंगे भंडार संसाधन। जैसे जल से ज्वलनशील गैसों का यौगिक है, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, पर ऐसा करने के लिए हमारे पास तकनीकी ज्ञान
नहीं है। तो ये भंडार संसाधन। संचित कोश संसाधन क्या होते हैं? ये भंडार का ही एक हिस्सा है। तकनीक द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। समझिए, संसाधनों का विकास क्या है? मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हुई। कुछ व्यक्तियों की लालच से संसाधन का ह्रास हुआ। कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए और तो कुछ इन्हें समाज में अमीर गरीब में बांटा गया। संसाधन के शोषण से ओजोन में छेद हुई, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण हो रहा है। इस संसाधनों के दुरुपयोग के कारण होता है। तो संसाधनों का विकास किस प्रकार से संभव हो पाया, क्या उसमें लाभ हानियाँ हो रही है, तो ये सारे बिंदु हमने समझा। अब समझते हैं सतत पोष या विकास क्या है। विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए यदि हो तो वह सतत विकास है। होने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिल सके, जो पीढ़ी आने वाली है उन्हें भी संसाधन मिल सके। रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन किया गया, जो कि 1972 में ब्राजील में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजन हुआ था। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे पेड़ पौधे के लिए। एजेंडा 21 क्या है? यह एक घोषणा है जो यूएनए के सम्मेलन में स्वीकार किया गया। यूएनसीईपी 1992 में। मुख्य उद्देश्य इसका था सतत विकास। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सतत विकास था, जो कि यूएनए के सम्मेलन में स्वीकार किया गया। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन की पहचान करके एक लिस्ट बनाना और मानचित्र तैयार करना संसाधन नियोजन है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करना जरूरी है। संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उसे तैयार करना चाहिए। उसके बाद संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल होनी चाहिए, जिससे संसाधन नियोजित हो पाएगा। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल। औपनिवेशिक इतिहास हमें बताता है संसाधन संपन्न देश विदेशी आक्रमणकारियों के मुख्य आकर्षण रहे हैं। बेहतर टेक्नोलॉजी के कारण उन्होंने संसाधनों का शोषण किया, और साथ ही संसाधन तभी किसी देश का विकास कर सकते हैं जब उस देश में टेक्नोलॉजी होगी। संसाधनों का संरक्षण क्या है? संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से समस्याएं पैदा हो सकती है, जिससे पर्यावरण, आर्थिक समस्याएं। अब है अगला, भू संसाधन क्या होता है? हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से भी इसका उपयोग करते हैं, इसीलिए भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जैसे पेड़ पौधे, वन्य जीवन, मानव वजन, परिवहन, कृषि, ये सब भूमि पर होता है, तो ये सभी भू संसाधन कहलाएंगे। आ गया भू उपयोग। भू उपयोग के अंतर्गत वन, बंजर, गैर कृषि भूमि, सड़कें, इमारतें, अस्थायी चारागाह, इसके साथ ही उपवन, कृषि योग बंजर भूमि, जो कि 5 साल से खेती न हो वैसी भूमि कृषि योग बंजर भूमि कहलाती है। वर्तमान प्रतिभूमि, जो 1 साल से खेती न हो। पुरातन प्रतिभूमि, जो कि 1 से 5 साल तक खेती न की गई हो। शुद्ध या निवल विभाग क्षेत्र। अब समझते भूमि निम्नीकरण क्या होता है। भूमि का एक ऐसा संसाधन जिसका हमारे पूर्वज करते हैं और आने वाली पीढ़ियां भी करेगी। भूमि निम्नीकरण का अर्थ है भूमि के उपजाऊ वन में कमी। भूमि जो उपजाया जा रहा है उसके उपयोग में कमी करना ही क्या होता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। इसके कारण क्या है? पानी की कटाई, वनों की कटाई, अति पशुचारण, खनन, अति सिंचाई, औद्योगिक ढोल, ये सब के कारण क्या होती है? भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? इसका उपाय क्या है? पेड़ लगाना चाहिए, भूमि की सिंचाई करनी चाहिए, अति पशुचारण न करना चाहिए, अधिक से अधिक पशुचारण न करना चाहिए, प्रदूषित जल न फेंकना चाहिए, गंदे जल नहीं फेंकना चाहिए, जिससे भूमि निम्नीकरण नहीं हो पाएगा। यही इसका उपाय है, पेड़ लगाना, भूमि सिंचाई न करना, अति पशुचारण न करना, और साथ ही प्रदूषित जल भूमि पर न फेंकना, सुरक्षित स्थान पर फेंकना, इधर उधर न फेंकना प्रदूषित जल को। अब है मृदा संसाधन क्या होते हैं। मृदा संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है
जो निर्माण में लाखों वर्ष प्रमुख कारक है। भू आकृति, जलवायु, शैल, तापमान, पवन इससे संबंधित है। अब समझते हैं मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के कई प्रकार हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी जिसे रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। मिट्टी के प्रकार मुख्य रूप से ये हैं: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी जिसे रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? विस्तृत रूप में फैलाव पूरा उत्तरी मैदानी इसी क्षेत्र से बना है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी। आयु के आधार पर पहचान। जलोढ़ मिट्टी आयु के आधार पर दो प्रकार की होती है: बंजर और खादर। बंजर भूमि और खादर। पुरानी मिट्टी को बंजर कहा जाता है, जो कि कंकरीली, इसमें कंकर पाई जाती है। साथ ही खादर होती है, जो कि नई मिट्टी होती है, जिसमें लोहे के कण पाए जाते हैं, उपजाऊ होते हैं। काली मिट्टी क्या होते हैं? इसका रंग काला होता है, इन्हें रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए यह बहुत ही सर्वोत्तम होती है। दक्कन पठार क्षेत्र में यह पाई जाती है। यह लावा से बनी होती है, लावा से बनती है। फास्फोरस की मात्रा इसमें बहुत ही कम होती है और साथ ही यह गीला करने पर चिपचिपी हो जाती है। तो इसे याद रखेंगे, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। कपास के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है, उपयुक्त होता है। अगला है लाल और पीली मिट्टी। ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका लाल रंग अग्न्य चट्टानों में लौह धातु के प्रसार से होता है। इनमें पानी मिलाने से पीली हो जाती है। इनमें पानी मिलाने से यह पीली हो जाती है। लेटराइट मिट्टी क्या होती है? लेटराइट शब्द गिरिवा भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा क्षेत्र में यह पाई जाती है। साथ ही ह्यूमस की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। इसमें खाद और उर्वरक इसमें खाद और उर्वरक की उर्वरता खेती की जाती है इससे। और इस क्षेत्र, यह लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा में पाया जाता है। अब समझते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। ये क्या होते हैं? लाल भूरा रंग की होती है ये रेतीली लवणीय होती है। उच्च तापमान के कारण ह्यूमस की मात्रा इसमें कम पाई जाती है, नमी भी इसमें कम पाई जाती है। इस मिट्टी को सिंचाई द्वारा खेती के योग्य बनाया जा सकता है। सिंचाई करके मरुस्थलीय मिट्टी को खेती के योग्य बनाया जा सकता है। समझ गए? अब आगे समझते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पर मृदा, वन मृदा क्या होता है? वन मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में ह्यूमस नहीं होते हैं। नदी घाटियों में ये सीढ़दार होती है, पर ऊपरी ढालों में मोटे पान होते हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में ये उपजाऊ होती है। वर्षा वनों में यह पाई जाती है। नदी घाटी के निचले क्षेत्रों में उपजाऊ होती है, वर्षा वनों में पाई जाती है। समझ गए? इस प्रकार से ये वन मृदा का क्षेत्र हम दर्शाए। जलोढ़ का, लाल और पीली का, काली का ये क्षेत्र हो गया, लेटराइट का ये क्षेत्र हो गया, और मरुस्थलीय मृदा का आपका ये क्षेत्र दिख रहा है। तो हमने इस नक्शे पर दर्शा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा का कटाव या बहाव मृदा अपरदन कहलाता है। इसके उपाय क्या है? मृदा अपरदन को रोकने की सीढ़ीनुमा खेती बना करके इसे रोका जा सकता है। पेड़ बना करके इसे रोका जा सकता है मृदा अपरदन को, सीढ़ीनुमा खेती बना करके, और पेड़ लगा करके इसको रोका जा सकता है। साथ ही हल के अच्छे से प्रयोग करके, खेती की जुताई जो करते हैं उसमें अच्छे से प्रयोग करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। समझ गए दोस्तों? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही अच्छी एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे नंबर पर संपर्क करें नोट्स का PDF लेने के लिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।